चलिए नमस्कार साथियों, मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अग्रिम अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पूरा पाषाण काल को कंप्लीट किया था और मुझे उम्मीद है कि लास्ट जो क्लास है वो अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आपको समझ में आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे, बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझेंगे। मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, जो समय काल है वो है 10,000 बीसी से लेकर के 10,000 बीसी से लेकर के 8,000 बीसी, मध्य पाषाण। कोई दिक्कत नहीं। देखो, जो आज पहली बार ये क्लास देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये जीएस फ्री फाउंडेशन बैच है। फ्री जीएस फाउंडेशन बैच है। MWF में क्लास अपलोड होती है। कब होती है? सुबह 10 बजे अपलोड होती है। सुबह 10 बजे ये क्लास अपलोड होती है। MWF, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। सैटरडे संडे आप मजे करिए, छुट्टी करिए, बढ़िया से इसको रिवाइज करिए और आगे बढ़िए। ठीक है ना? बिल्कुल बेसिक से हम चीज़ों को समझ रहे हैं। और इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको बता देते हैं। जो इसका क्लास पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो अग्रिम एकेडमी का जो अग्रिम एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन कर लें। यहाँ से आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। जो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वो मेरे नाम से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पर गौरव शर्मा सर। ठीक है मेरे भाई? तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको बतानी जरूरी थी। और बाकी अब बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। कंप्लीटली थ्योरी क्लास ये चल रही है। किसी भी तरीके का और सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। ध्यान दो इधर, देखिए मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें तो मध्य पाषाण काल की खोजों का श्रेय जाता है डॉक्टर CL कार्लाइल को। डॉक्टर CL कार्लाइल को जो इसका श्रेय जाता है CL कार्लाइल को क्रेडिट जाता है मध्य पाषाण काल की खोजों का। ठीक है? इस समय के अगर हम मानव जीवन की बात करें तो इस समय का जो मानव जीवन है वो मानव जीवन सेम है जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मेसोलिथिक में। डेवलपमेंट क्या हुआ है उसी पे मैं बात करूंगा सिर्फ। तो डेवलपमेंट जो हुआ वो डेवलपमेंट हुआ है भाई यहाँ पर क्या? तो मेरे भाई डेवलपमेंट हुआ था क्या? डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन, पशुपालन यहाँ पर मानव ने शुरू किया था मध्य पाषाण काल में। पशुपालन शुरू किया है तो सवाल कई उठेंगे कि क्या पालता था, कहाँ पालता था, एविडेंस कहाँ से मिला, है ना? तो इस सब पे चर्चा होगी। तो आइए फटाफट से ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो मेरे भाई, क्रेडिट डॉक्टर CL कार्लाइल को जाता है। और वहीं आप ध्यान रखिए कि इस समय पर मानव जीवन में पशुपालन मानव के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और यही मानव की सबसे बड़ी खोज थी मध्य पाषाण काल की। और पशुपालन की बात करें तो क्या पालते थे? तो ये लोग, सॉरी, ये लोग कुत्ता, भेड़, बकरी, ये सब पालते हैं। और एविडेंस इसके आपको कहां से मिले हैं? तो अगर हम कुत्ते की बात करें तो कुत्ते के एविडेंस मेरे भाई आदमगढ़ से कहां से प्राप्त हुए हैं? कहां से प्राप्त हुए हैं?
तो आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं, है ना। एक से आदमगढ़ मध्य प्रदेश से, एक जगह पड़ती है बागौर राजस्थान, तो बागौर राजस्थान से भी आपको कुत्ते के कंकाल के प्रमाण मिले हैं। एक कुत्ते के कंकाल, कुत्ते को या कुत्ते का कंकाल एक मानव कंकाल के साथ कब्र में मिला है, ठीक है ना। कहाँ से, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से और बागौर राजस्थान से, है ना। इससे ये बात एकदम से स्पष्ट हो गई कि जब हमको कुत्ते का कंकाल और मानव का कंकाल एक कब्र के अंदर मिला है, तो इस समय पर मानव दफनाना भी सीख गया था। इस समय पर मानव दफनाना भी सीख गया था, जो कि पुरापाषाण काल में नहीं सीखा था, खुला छोड़ देता था वहां पे। तो समाधान की प्रक्रिया मध्य पाषाण काल में जाकर के मानव सीख गया था। समाधान की प्रक्रिया, बुरियल प्रोसेस के बारे में सीख गया था। इसके बहुत सारे प्रमाण हमको मिले हैं अलग अलग जगहों से, जिनमें सराय नाहर राय है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश है सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश, महदह प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश से हमको कई तरीके की कब्रें मिली हैं, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है जी। एक चीज और, हाँ देखो, कुत्ते के कंकाल के साथ मानव कंकाल जो हमें प्राप्त हुआ वो आदमगढ़ से इस बात के प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना। और मछली पकड़ने के भी प्रमाण हमको मध्य पाषाण काल से प्राप्त होते हैं। और आग के उपयोग के, यूज ऑफ फायर, आग के उपयोग के भी प्रमाण हमको मध्य पाषाण काल में प्राप्त होते हैं, मध्य पाषाण काल में प्राप्त होते हैं। क्या एविडेंस क्या है? तो एविडेंस है मेरे भाई सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश का, प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। यहां से हमको 8 गर्म चूल्हे मिले हैं। 8 गर्म चूल्हे का मतलब है कि जहां पर ये लोग आग वगैरह जलाते होंगे या खाना वगैरह पकाते होंगे, वहां जो जली हुई मिट्टी है, वो जली हुई मिट्टी आपको यहाँ से प्राप्त हुई है। सराय नाहर राय है, महदहा है, दमदमा है, प्रतापगढ़ जिले उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो ठीक है, ये चीजें डेवलपमेंट हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां पर एक चीज समझने वाली है, यहां पर देखो, हाँ ठीक है, थोड़ा सा देखो बड़ा भाई, समझना ये है हमको कि पुरापाषाण काल की हम बात करें, पुरापाषाण काल, तो यहां पर दफनाना नहीं जानता था, मतलब समाधान की प्रक्रिया के बारे में नहीं जानता था, खुला छोड़ देता था, खुला छोड़ देता था। तो इसलिए यहां पर कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन, संपूर्ण मानव कंकाल यहां से नहीं मिलेगा, है ना। संपूर्ण मानव कंकाल के प्रमाण नहीं मिलेंगे। क्लियर है? इसीलिए पुरापाषाण काल से हमको एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है अरुण सोनाकिया, अरुण सोनाकिया, इनको 1982 में हथनौरा, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से एक महिला की खोपड़ी मिली थी। और वो महिला की खोपड़ी पुरापाषाण काल की थी। क्या मिला था यहां से? महिला की खोपड़ी। महिला की खोपड़ी मतलब वुमन स्कल। किसको मिला था? अरुण सोनाकिया को 1982 में। और ये किस समय की है?
तो ये है पूरा पाषाण काल की। और आगे बढ़ोगे मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल में तो कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन आपको मिल ही रहा है, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मैं यहां मेंशन कर देता हूं। मध्य पाषाण काल की हम बात करें तो मध्य पाषाण काल में आपको कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन मिल रहा है। कहां से एविडेंस मिले? तो सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा, इन सारी साइटों से आपको कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन के प्रमाण मिले हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलो मेरे भाई बढ़ा जाए यहां से आगे। उपकरणों की बात करते हैं, इस समय पर मानव किस प्रकार के उपकरण इस्तेमाल करता था? तो ध्यान देना मेरे भाई, इस समय पर जो मानव इस्तेमाल करता था वो माइक्रोलिथ्स इस्तेमाल करता था, सूक्ष्म उपकरण इस्तेमाल करता था, सूक्ष्म उपकरण यहां पर इस्तेमाल करता था। जैसे जैसे भाला, तो आप देखते हैं भाला में जो ब्लेड लगता है वो ट्रायंगल लगता है ना। तो इस तरीके के जो है जैसे दरांती की हम बात करें, जो दरांत इस्तेमाल करते हैं हम, वो चंद्राकार शेप का होता है। तो इस तरीके के उपकरण बनने लगे थे, छोटे उपकरण बनने लगे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि छोटे उपकरण मानव क्यों बनाने लगा था, क्यों बनाता था छोटे उपकरण? तो सवाल ये है। तो देखो मेरे भाई, अगर मैं पुरा पाषाण काल की बात करूं तो पुरा पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल समाप्त होते ही आइस एज का दौर कंप्लीटली समाप्त हो जाता है। हिमयुग कंप्लीट समाप्त हो जाता है पुरा पाषाण काल की समाप्ति के साथ ही। अब जब आइस एज का दौर समाप्त हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा मेरे भाई तो जीव जंतुओं के आकार में गिरावट आएगी। तो मध्य पाषाण काल में जब टेम्परेचर बढ़ा तो जीव जंतुओं के आकार में गिरावट आया, है ना। तो छोटे जीव जंतुओं का इसलिए शिकार करने के लिए आपको छोटा हथियार भी लगेगा। किसी को कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। आइए बढ़िए आगे यहां से। कैसे उपकरण इस्तेमाल होते थे ये तो पता चल गया। उपकरणों में पत्थर कौन सा इस्तेमाल होता था? तो ये पत्थर सब इस्तेमाल होता था, चर्ट, फ्लिंट, जस्पर और कैल्सिडोनी। हड्डी और सींग के बने हुए उपकरण भी मानव यहाँ पर प्रयोग करने लगा था मध्य पाषाण काल में। बॉन एंड हॉर्न मेड इम्प्लीमेंट इस समय पर इस्तेमाल मानव के द्वारा किया जाने लगा था। किसी को कोई भी समस्या यहाँ पर मध्य पाषाण काल में नहीं होनी चाहिए टूल्स की। अब बात करते हैं हम कुछ एविडेंसों की, कुछ साइट्स की। यहीं पर आपको क्लियर होगा। देखो, गुजरात की एक साइट है जिसका नाम है लंगनाज। गुजरात की एक साइट है जिसका नाम है लंगनाज। यहाँ से 14 नरकंकाल और 8 गर्म चूल्हों के प्रमाण मिले हैं। 14 नरकंकाल ह्यूमन स्केलेटन के प्रमाण हैं, और एक तो बुरियल प्रोसेस के दफनाने की प्रमाण है ये, दूसरा कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन के भी प्रमाण हैं ये, 8 गर्म चूल्हे आग के उपयोग के प्रमाण है ना। राजस्थान में आइए तो सांभर एक साइट है जिसमें आपको वनस्पति के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, और वहीं है बागौर। बागौर से आपको डोमेस्टिकेशन, पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। बागौर, भीलवाड़ा जिला, राजस्थान। बागौर से पशुपालन के प्रमाण आपको प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आइए अगली साइट। मध्य प्रदेश में एक साइट है आदमगढ़। आदमगढ़ से भी पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना पड़ेगा, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से? आदमगढ़, मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की साइट है सराय नाहर राय, प्रतापगढ़ जिला, उत्तर प्रदेश। यहां से 37 ह्यूमन स्केलेटन आपको प्राप्त हुए सराय नाहर राय से। 8 गर्म चूल्हे मिले और एक ही कब्र में 7 शवों के भी साक्ष्य आपको प्राप्त हुए सराय नाहर राय। ठीक है जी। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक तो नहीं होनी चाहिए, यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक साइट है महदहा। यहां से आपको हड्डी, ये ध्यान देना पड़ेगा, हड्डी के उपकरण और
आभूषण यहाँ से आपको प्राप्त हुए हैं, हिरण के सींग के छल्ले आपको प्राप्त हुए हैं, और कपल बुरियल के भी एविडेंस आपको महदहा से प्राप्त हुए हैं। दमदमा भी प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है और यहाँ से 41 ह्यूमन स्केलेटन आपको प्राप्त हुए हैं, और ये हैं सर्वाधिक मैक्सिमम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक ह्यूमन स्केलेटन, मैक्सिमम ह्यूमन स्केलेटन वर फाउंड फ्रॉम वेयर, सर्वाधिक मानव कंकाल के प्रमाण मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आपके पास आंसर होना चाहिए कौन सा, दमदमा। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मध्य पाषाण काल यहाँ पे समाप्त हुआ। यहीं पर मैं आगे जोड़ देता हूँ नव पाषाण काल को, नियोलिथिक एज को, जिससे कि आपका पाषाण काल वाला चैप्टर कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा। तो बढ़िए फटाफट से बिना समय को गवाए आगे नव पाषाण काल पर। नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज, नव पाषाण काल, और ये रहेगा 8000 बीसी से 6000 बीसी। किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी। इस समय का ह्यूमन लाइफ पे जो कोई हम बात नहीं करने वाले हैं, वही सब सेम पुराना चला आ रहा है, और जो डेवलपमेंट हुआ है सिर्फ उस पर बात करेंगे ह्यूमन लाइफ के अंदर। तो ह्यूमन लाइफ में जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है वो है कृषि का विकास, कृषि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर का विकास हुआ तो दो सवाल बनते हैं। पहला तो क्या उगाता था, प्रमाण कहां से मिला, तो ये दो सवाल है। क्या उगाता था, तो गेहूं, जौ यहां पर उगाता था। एविडेंस कहां से मिला है, एविडेंस कहां से मिला है, तो जगह है मेहरगढ़, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान की साइट है मेहरगढ़। यहीं से कृषि के प्रमाण आपको प्राप्त हुए हैं, ध्यान देंगे मेरे भाई, ठीक है ना। कृषि के प्रमाण आपको मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब कि जो मानव है, जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर था, वो कंज्यूमर से अब कन्वर्ट हो चुका है प्रोड्यूसर में। तो अब जो मानव है वो कंज्यूमर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी बन चुका है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ तो समझते हैं किस किस की खेती करता था। तो मैंने भी बताया गेहूं, जौ, धान, बाजरा, ये सब खेती की जाती थी, है ना। मेहरगढ़ में सबसे पहले खेती हुई है, और गेहूं और जौ की खेती के जो प्रमाण हैं, गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण आपको, गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण आपको मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। जबकि धान की खेती, पैडी कल्टीवेशन, धान की खेती के प्रमाण जो आपको प्राप्त होते हैं वो इलाहाबाद के कोल्डी हवा से, इलाहाबाद के कोल्डी हवा से आपको प्राप्त होते हैं, इलाहाबाद के कोल्डी हवा से प्राप्त होते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पशुपालन की बात करूं तो नवपाषाण काल में आकर के पशुपालन व्यापक स्तर पर प्रारंभ हो गया था। दूसरी बात एक ये है कि कृषि का विकास होने से, कृषि का विकास जब हुआ नवपाषाण काल में, तो मानव कृषि की देखभाल करने के लिए एक जगह पर रुकने लगा। मतलब जो घुमक्कड़ी लाइफ थी मानव की, जो वॉन्डरिंग लाइफ थी, वो अब एक सेटल्ड लाइफ में कन्वर्ट होने लगी। मतलब इस कृषि के विकास से मानव का जो जीवन है वो स्थायी हुआ, स्थायित्व का जीवन भी, स्थायित्व का जीवन का विकास हुआ, जीवन का, स्थायित्व का जीवन का विकास, स्थायित्व के जीवन का विकास हुआ कृषि के विकास के साथ साथ। तो मतलब कहने का कि नवपाषाण काल में
मानव अब एक किसानी का जीवन जीने लगा है। ठीक है भाई। कपड़ों की अगर हम बात करें तो कॉटन क्रॉप कल्टीवेशन भी इस समय पर मानव करता था। और कॉटन क्रॉप कल्टीवेशन की हम बात करें, कॉटन क्रॉप कल्टीवेशन के जो एविडेंस हैं ये भी आपको मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। ये भी कहां से आपको प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कपास की खेती मेहरगढ़ में की जा रही है तो नवपाषाण काल का जो मानव है वो सूती कपड़े, वो क्या है? सूती कपड़े पहनने लग गया है। सूती कपास किस लिए उगाएगा मेरे भाई? तो सूती कपड़ा पहनने के लिए, है ना। तो नवपाषाण काल में सूती कपड़े का उपयोग यहां पर होने लग गया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आओ फटाफट से आगे देखो। अब ये है ड्वेलिंग प्लेस। हमें एक काम करते हैं, हाँ, नवपाषाण काल में जब स्थायित्व का जीवन शुरू हुआ है तो ड्वेलिंग प्लेस की बात करना जरूरी है, क्योंकि घर बनाना इस समय पर मानव शुरू किया है। ड्वेलिंग प्लेस, निवास स्थल। ध्यान देना मेरे भाई, जनरली जो मानव है वो हट बनाता था, हट बनाता था, है ना। जमीन के ऊपर हट बनती थी, किसका उपयोग करके? बंबू और घास फूस का उपयोग करके, है ना। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हमको मिले हैं, एक्सेप्शन हमको मिले हैं। कहां से ये मिले हैं एक्सेप्शन? तो एक्सेप्शन हमको मिले हैं बुर्ज होम से, गुफकराल से, सराय खोला से। क्या एक्सेप्शन है? गड्ढे नुमा घरों के प्रमाण है, गड्ढे नुमा घर के प्रमाण, जिसको हम बोलते हैं पिट ड्वेलिंग्स। झीलों के किनारे ये पिट ड्वेलिंग्स हमें मिली हैं, जिन्हें हम गर्तावास भी कहते हैं, जिन्हें हम गर्तावास भी कहते हैं। कहां कहां से? बुर्ज होम, गुफकराल और सराय खोला, पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान है। इसका बुर्ज होम और गुफकराल दोनों कश्मीर की साइट है। ठीक है मेरे भाई। अब ये कैसा होता था ये गर्तावास? तो ये देख लो, इसका पिक्चर यहाँ डला हुआ है। ये है गर्तावास, जिसको हम बोलते हैं पिट ड्वेलिंग्स। इस तरीके के घर होते थे, गड्ढा खोद करके उसके नीचे। ज्यादातर ये जो गर्तावास देखने को मिले हैं वो मिले हैं आपको नदियों के किनारे, झीलों के किनारे। ठीक है ना, जहां पर वाटर रिसोर्सेज हों तो वहीं पर आपको देखने को मिले हैं। ठीक है। कपड़ों की बात हमने कर ली है, और कपड़ों से आगे हम बात करें मिट्टी के बर्तनों की। तो इस समय पर जो मानव है वो मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगा है, क्योंकि नवपाषाण काल में व्हील का इन्वेंशन हुआ है, पहिए का भी आविष्कार मानव के द्वारा किया गया था। और उस पहिए के आविष्कार के चलते मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ किया। और ये तकनीकी के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज है, महत्वपूर्ण खोज है। और इसी की मदद से मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ किया, मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ किया। साथ ही साथ शिकार की हम बात करें, शिकार के लिए जो उपकरण इस्तेमाल होते थे, तो उपकरण वही हैं जो हमने पीछे से पढ़े हैं। और लेकिन खास बात यह है कि नवपाषाण काल के जो उपकरण हैं वो तेज धार वाले और पॉलिशदार हैं, चमकीले उपकरण यहाँ पर इस्तेमाल होने लगे थे। और यही वो समय है जिस समय पर होमोसेपियंस, आधुनिक मानव का विकास हुआ है। ये है आपका नवपाषाण काल। इसीलिए नवपाषाण काल को मेरे भाई हम कहते हैं, नवपाषाण काल को, नवपाषाण काल को हम कहते हैं क्रांति का काल। किसने कहा है? तो गार्डन चाइल्ड ने कहा है क्रांति का काल। उन्होंने अपनी किताब मैन मेक हिमसेल्फ में इस समय को, इस समय के लिए क्रांति का काल
एक रिवोल्यूशनरी फेज शब्द इस्तेमाल किया है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए और ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीटली समाप्त और मुझे उम्मीद है किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो आगे हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर पर और अगला चैप्टर होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। कमेंट बॉक्स में रेस्पॉन्ड जरूर करिएगा कि क्लास कैसा लगा, कहीं कोई डाउट तो नहीं बचा, और अगर सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लियर हैं सारी चीज़ें, तो अपने दोस्तों तक जरूर भेजिएगा, अपने दोस्तों को इस चैनल के साथ जरूर जोड़िएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।